बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ओब्लीक इंसिडेंट्स। कि हमारे पास एक लाइट है, उसका एक वेव वेक्टर k1 जो इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टकराता है इस बाउंड्री के साथ। यहाँ पर बाउंड्री से टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट कर जाता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एक वेव वेक्टर जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मौजूद है E1, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मौजूद है, जिसे हमने कह दिया कि ये B1 है। इसी तरह से जब वेव यहाँ पर टकराई, ये इसका वेव वेक्टर इस डायरेक्शन को आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये उसी डायरेक्शन को है जिस डायरेक्शन को इंसिडेंट के टाइम थी, ये रिफ्लेक्शन के टाइम। लेकिन इसका जो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है ये चेंज हो जाता है। ये मैग्नेटिक कंपोनेंट आपको पहले बता चुके हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से फ्लिप कर जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लिप करेगी या मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो फ्लिप करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर को फ्लिप करवा दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इस तरफ आने के बजाय ऊपर को शिफ्ट हो गया, यानी फ्लिप कर गया। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो, हमें प्रोपेगेशन की डायरेक्शन का पता हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हम बाय दी हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब ट्रांसमिशन होगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये आपको चंद एक बातें पहले से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं पहले अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें समझना आसान हो जाए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसको मैंने रिजॉल्व किया तो इसके दो हिस्से बन गए, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। अब ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है जी एक्सिस को, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो जो एंगल बनता है ना, जब भी हमने रेजोल्यूशन पढ़ी है क्लास 9th के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर, तो रेजोल्यूशन में जो एंगल बनाना होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। अब यहाँ पर ये लाइन एक्स की है, तो इसके पैरेलल में जो लाइन है उसके साथ जो एंगल बनता है ना वो डील किया जाता है। तो ये θ1 एंगल इंसिडेंट का ये वाला एंगल आ गया। अब ये इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ये बेस। अब बेस के साथ हमारे पास आता है कोज, परपेंडिकुलर के साथ आता है साइन। लेकिन अब देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वेव फैक्टर, जो वेव का वेव फैक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस डायरेक्शन में थी, तो जब हमने रिजॉल्व किया उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट आया है अलोंग जी एक्सिस, वो नेगेटिव की तरफ है। जब नेगेटिव की तरफ है तो हम उसको क्या लिखते हैं, -E1 साइन θ1। और ये वाला किसके इक्वल आएगा, ये आएगा E1 कोस θ1। इसी तरह से रिफ्लेक्शन जो है उसको भी रिजॉल्व कर लें। जब रिफ्लेक्शन वाले फैक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसमें ये वाला हिस्सा, ये बेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला हिस्सा आपको क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा ये एक्स एक्सिस के साथ बनना होता है। तो परपेंडिकुलर वाला यहाँ पे क्या आएगा, ER साइन थीटा, और ये ER कोस थीटा, और यहाँ पे ER एंगल है, इस थीटा R एंगल है तो थीटा R आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव की तरफ है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ट्रांसमिशन की तरफ आ जाए, ये इसका वेव वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको जब रिजॉल्व करते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा आपके पास किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो ये आ जाएगा -ET साइन थीटा t, और ये वाला आ जाएगा ET कोस थीटा t। तो ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल x की तरफ, और ये आ गए परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये हिस्सा आपके पास परपेंडिकुलर वाला हो गया और ये हिस्सा आपके पास पैरेलल वाला। तो यहाँ से आप देखें, ये दो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद करनी है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द प्लेन, यानी प्लेन के साथ जो हिस्से कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे जो इंसिडेंट है उसका E1 साइन θ1, रिफ्लेक्शन के लिए ER साइन θR, और ट्रांसमिशन के लिए -ET साइन θT। ये वो हैं जो क्या हैं जी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और अगर हम बात करें पैरेलल कंपोनेंट की, तो पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास आएंगे E1 कोस θ1, ER कोस θR, ET कोस θT। यानी वो कंपोनेंट जो अलोंग जी एक्सिस आते हैं वो परपेंडिकुलर, और वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स या वाई आते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे मौजूद है ना, तो वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसको मालूम करने का क्या तरीका है कि हमने 1/v के साथ डिवाइड करना है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के यूनिट वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस फार्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से मालूम करते हैं। अब हमने क्या करना है जी,
बाउंड्री कंडीशन जो है उनको अप्लाई करना है, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए भी और पैरेलल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर ओब्लीक है तो कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर निकल के आए हैं और कुछ कंपोनेंट पैरेलल निकल के आए हैं। तो जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए तो कुछ इस तरह से हम परपेंडिकुलर की बात लिखेंगे, E1 परपेंडिकुलर टोटल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मीडियम में परपेंडिकुलर जो है टोटल वो, और दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है वो टोटल वो लिखेंगे। पहले मीडियम में दो तरह की है, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्शन है, दोनों को लिख लिया। दूसरे मीडियम में एक ही है, वो क्या है, ट्रांसमिशन वाली। इसी तरह से परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपस में क्या होती हैं, सिंपली बराबर। तो पहले मीडियम में दो तरह की है, इंसिडेंट वाली और रिफ्लेक्शन वाली। दूसरे मीडियम में एक ही है, वो लिख दी हमने B0T। अब बाय यूजिंग वन इक्वेशन, जो हम पहले वन इक्वेशन जो है वो निकाल चुके कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस्तेमाल करना है, इंसिडेंट का परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इसके बराबर है, ये आ गया यहाँ पे वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ गई ये, और ट्रांसमिशन के लिए ये वैल्यू हमने पुट। तो इससे ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई, इसको हमने कह दिया ए इक्वेशन। अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ जाते हैं। तो उसमें भी क्या है जी, पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल 1 के अंदर 2 के अंदर, तो ये दोनों बराबर होती हैं। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की देखी जाए तो पैरेलल के लिए ये कंडीशन है। तो टोटल दो तरह की इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, तो ये वैल्यू पुट की, यहाँ पर ये वैल्यू। अब हमने कैलकुलेशन जो की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 जो है इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, पैरेलल वाली। तो पैरेलल की ये कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है, तो ये पैरेलल के कंपोनेंट हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर बी आ जाती है। तो यूजिंग 3 को करके हमने बी इक्वेशन बना ली, यूजिंग 1 करके हमने क्या कर लिया जी, ए इक्वेशन बना ली। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस जो हैं ये आ गई। अब इसी तरह से हमने क्या करना है नेक्स्ट, बाय यूजिंग 4 एंड इक्वेशन एल जो हम पहले निकाल चुके हैं, इन दोनों को हमने इस्तेमाल करना है। मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो पैरेलल टू प्लेन ऑन विच वेव इंसिडेंट बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड आर हैविंग फेज शिफ्ट 180, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होती है तो टकराने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का एक हिस्सा जब टकरा के वापस आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लिप कर जाता है। इस वजह से वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 का फेज आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन इंडिकेट आ जाएगा। तो हमारे पास जो हम यहाँ पर पहले ही इक्वेशन नंबर एल जो है वो निकाल चुके हैं, ये वाली, ये इक्वेशन एल जो है इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से ये लिख लेते हैं। तो E10 माइनस E0R, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड 1 मीडियम में, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2 मीडियम में, और साथ में इस फैक्टर से डिवाइड करना है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं बातें। तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो गई, μ1 V1 μ2 और V2 आ जाएगा और E0T आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये पढ़ चुके हैं, ये बीटा के बराबर है। तो इसकी जगह हमने बीटा पुट कर दिया, V1 की जगह N2 लिख सकते हैं, V2 की जगह N2, तो ये लिख लें चाहे ये लिख लें, इसकी जगह हमने बीटा सेट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास C। अब इक्वेशन जो हमारे पास B है उसे मॉडिफाइड तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब B इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो B इक्वेशन हमने निकाली है, ये इसको हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना तो θ1 और θ2 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, रिफ्लेक्शन हो रही है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो θr की जगह हमने θ1 लिख दिया। ये लिखने के बाद हमने cos θ1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया हमारे पास ये E01 प्लस E0R, ये cos θ से कैंसिल हो के ये आ गया cos θt डिवाइडेड बाई cos θ1, और ये cos θt डिवाइडेड बाई cos θ1 जो है ये बराबर होता है अल्फ़ा के। ये भी एक कांस्टेंट हमने रख लिया। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट की तो ये इक्वेशन नंबर आ गई डी। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन 2 आ गई, यहाँ पर एक इक्वेशन डी आ गई और एक आ गई हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सी। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है। अब इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी जो है इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस वाला प्लस वाला फैक्टर कैंसिल होकर ये 2E01 आ गया, और इधर अल्फ़ा है और इधर बीटा है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया, ये कॉमन आ गया। ये इधर डिवाइड किया हमने, तो जैसे ही ये हिस्सा इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टी कह दिया। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन फैक्टर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ओब्लीक के अंदर, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ओब्लीक इंसिडेंस के साथ टकराती है और नेक्स्ट मीडियम में जाएगी तो उस वक्त हमारे पास जो फैक्टर निकल के आएगा ट्रांसमिशन का वो इसके बराबर है। अब
हमने फाइंड करना है किसका फैक्टर, हमने फाइंड करना है अब रिफ्लेक्शन का फैक्टर। तो इसके लिए हमने डी में से सी को माइनस करना है। तो जब डी में से हम सी को माइनस करेंगे तो 2 ई नॉट आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ई नॉट टी, माइनस हो गया तो ये फैक्टर बाहर आ गया। अब अभी हमने ई नॉट टी जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब ई नॉट टी वाली जो वैल्यू है आप क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, ये ई नॉट टी की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें। जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर एम कह दिया। तो इक्वेशन टी और इक्वेशन एम जो है ये ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ओब्लीक इंसिडेंस हो रहा है। अब टी और एम इक्वेशन जो है इसका नाम दूसरा क्या है, टी और एम इक्वेशन का जो दूसरा नाम है वो है फ्रेस्नल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर टी और ये इक्वेशन नंबर एन, इन दोनों इक्वेशन को हम नाम देते हैं फ्रेस्नल्स इक्वेशन। अब हम देखना चाहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा वन, के ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन आया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे, और अल्फा किस पे डिपेंड करता है, ये थीटा वन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको अल्फा को लिखते हैं कुछ इस अंदाज से कोस थीटा टी ओवर कोस थीटा वन। अब कोस थीटा टी कैसे लिखा जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी और सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि कोस जो है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना चाहे साइन में तो इस तरह से लिखते हैं। और ये कोस थीटा वन आ गया, इसके ऊपर जजर आ गया। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ अगर करें ना तो साइन थीटा टी जो है n1 ओवर n2 साइन थीटा वन इसके बराबर है। ये वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। और ये कोस थीटा वन, अगर थीटा 0 के बराबर हो तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जो नॉर्मल में मिला था। इसी तरह से अगर थीटा 90 हो जाए तो अल्फा डाइवर्जेस करेगा, तो वेव जो है ऑल वेव क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड कर जाएगी, यानी सारी की सारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। डाइवर्ज का मतलब ये। तो हमारे पास ये हमने एंगल जो है इन द सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हमने एक नई बात करनी है जिसे हम नाम देते हैं ब्रीवेस्टर्स एंगल। तो इसके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिफाइंड एंड कैलकुलेट ब्रीवेस्टर्स एंगल, वो एंगल जिस पर अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और किसी किस्म की हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलती। जब हमें रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे कि वो एंगल हमारे पास जिस एंगल पे लाइट टकरा रही है और रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, सारी लाइट ट्रांसमिट कर रही है, उस एंगल को हम ब्रीवेस्टर्स एंगल का नाम देते हैं। तो हम ब्रीवेस्टर्स एंगल जो है साइन फंक्शन के लिए अलग से लिख लेते हैं, टैन फंक्शन के लिए अलग से लिख लेते हैं। देखिए अभी हमने अल्फा की वैल्यू ये कैलकुलेट की 1 माइनस एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो गए, ये अल्फा नीचे आ गया, कोस थीटा वन ऊपर चला गया। तो इसको हम इस अंदाज से लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, ये बीटा भी ऊपर शिफ्ट कर दिया, बीटा स्क्वायर आ गया कोस स्क्वायर थीटा वन, और ये इधर से स्क्वायर खत्म हो गया आफ्टर स्क्वेयरिंग। तो जब यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इंटरचेंज कर दी, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस, ये प्लस वाला इधर आके माइनस। अब कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखें कि हमारे पास ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन, ये वैल्यू इस तरफ जाके माइनस हो गई, तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाकी ये फैक्टर माइनस ये फैक्टर बीटा बच गया और इधर 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ गया। अब ये फैक्टर सारे का सारा इधर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बी। थीटा वन की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा बी। थीटा बी से क्या मुराद है, ब्रीवेस्टर्स एंगल्स। तो ये ब्रीवेस्टर एंगल हमारे पास थीटा बी आ गया। अब टिपिकली जो म्यू वन और म्यू टू आपस में ये होते हैं बराबर, जब म्यू वन और म्यू टू बराबर हों तो जो बीटा होता है वो बराबर है n2 ओवर n1 के। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस बीटा स्क्वायर n1 n2 इसका स्क्वायर, n1 n2 की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर बीटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर बीटा है ये बराबर है n2 ओवर n1, लेकिन ये इस इक्वेशन में n1 ओवर n2 है,
तो इसको हम इन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये 1/β स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट बनेगा वो ये आ जाएगा। तो ये ब्रीवेस्टर एंगल है इन एक्सप्रेशन बीटा और साइन फॉर्म में, यानी यहाँ पे साइन हो और बीटा दिया गया हो, उस वक्त जो आपके पास ब्रीवेस्टर एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। इसी तरह से एक और फॉर्म भी है जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, जो कि tan की फॉर्म में हमें आता है, और वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये भी क्वेश्चन यहीं पे हम ड्राइव कर लेते हैं, और उसके लिए अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, प्रूव दैट ब्रीवेस्टर्स एंगल को आपने कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए ब्रीवेस्टर एंगल के लिए ये हमारे पास दो मीडियम है, एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है। यहाँ पर किसी ओब्लीक एंगल के ऊपर इंसिडेंट वेव आ रही है, एंगल θ1 पे टकराई, सेकंड मीडियम में चली गई, ये θ1 हो गया, ये θt हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आकर सेकंड मीडियम में एंटर होगी। तो जब इस तरह का केस हो आपके पास, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये याद रखिएगा ये 90 के इक्वल होता है। तो हमने ये θ1 प्लस θt इज इक्वल टू 90 लिख लिया। अब θt हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ जाकर ये हो गया माइनस, तो 90 माइनस θ1 आ गया। हमें स्नेल्स लॉ का पता है, स्नेल लॉ किसके बराबर है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θt, या 2 कह ले। तो θt की जगह हम पुट कर देते हैं 90 माइनस θ1। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो साइन 90 माइनस θ1 n2 ओवर n1, ये n1 इधर हमने डिवाइड कर दिया। साइन 90 माइनस θ1 आ जाए, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये किसके बराबर होता है, कोस के। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कोस θ1। अब ये कोस θ1 इधर जाके हो गया डिवाइड, तो साइन θ1 डिवाइडेड बाय कोस θ1 इज इक्वल टू n2 ओवर n1, ये आ गया tan θ1 कह लें और बाद में इसको θb कह दें, तो ये हमारे पास n2 ओवर n1 आ जाएगा। यानी ये ब्रीवेस्टर एंगल है tan फंक्शन में, जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, दो मीडियम के। तो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंड करने वाला ब्रीवेस्टर्स एंगल है। तो इसको हम इस अंदाज से भी ड्राइव करते हैं। अब हमने इसी के अंदर प्रूव करना है कि प्रूव दैट r प्लस टी इज इक्वल टू 0 फॉर ओब्लीक इंसिडेंट। ओब्लीक इंसिडेंट्स के लिए हमारे पास ये चीज़ भी हमने साबित करनी है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिशन I1 IR और IT ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये इंसिडेंट के लिए, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड के लिए और ये ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि ओब्लीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोज वाला फैक्टर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैरेलल को हमने इस्तेमाल करना है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट की तो हमारे पास E0 cos θ1 ER स्क्वायर cos θr और E0 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन फैक्टर की वैल्यू हमें पता है IR ओवर I1 IT ओवर I1। इनके अंदर ये वैल्यू हमने क्या कर लिया, पुट की, तो हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन में E वाला फैक्टर सिर्फ बचा, ट्रांसमिशन में साथ कोज वाला फैक्टर भी आएगा, और ये जो कांस्टेंट शुरू में दिए गए हैं इनमें ये फैक्टर भी आएंगे। अब ER की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ऊपर स्क्वायर है तो ये इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो R की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसी तरह से जब ट्रांसमिशन फैक्टर निकालेंगे तो IT डिवाइडेड बाई I1, ये वैल्यू हमने जब यहाँ पुट की तो cos θt ओवर cos θ1 आ गया। cos θt ओवर cos θ1 ये अल्फ़ा के बराबर, ये बीटा के बराबर आ गए दोनों, और इसकी जब वैल्यू पुट की हमने तो ये अल्फ़ा बीटा इकट्ठा कर लिया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, और E0t की वैल्यू ट्रांसमिशन फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वैल्यू 2 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर है। ये जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये 4 आ गया, ये अल्फ़ा बीटा मिल गया, इसके साथ 4 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन फैक्टर आ गया और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन फैक्टर आ गया। अब दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐड करनी, एलसीएम सेम आ गया। अगेन ये फार्मूला बन गया मैट्रिक का, ये सारा फार्मूला ऊपर वाला किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि हमने प्रूव कर लिया कि चाहे हमारे पास ओब्लीक इंसिडेंट्स हो, चाहे हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंट्स हो, जो ट्रांसमिशन फैक्टर प्लस रिफ्लेक्शन फैक्टर का आंसर होता है, उन दोनों का आंसर हमारे पास 1 के बराबर ही आता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
यहाँ पर भी प्रूव हो रही होती है।